यहाँ पे आप इधर यहाँ पे साइड में इस साइड से बनाइए, इसी साइड से यहाँ पे देखिए। हाँ यहाँ पे एक मिनट दो। आज की ये महफिल सर यहाँ पे जनाब पीर चुबा तबका गोरखपुरी के 23वें मजमे कलाम के इजरा के मौके पर गोरखपुरी का है जो एक नामश शायर थे और फिर आप गोरखपुरी के वाली इन पेश है जिसमें जाति गम की अक्कासी हुई है। कल खुदा जाने की क्या होने को है, कल खुदा जाने की क्या होने को है, आज भारी रात है बीमार पर। इसी ख्याल को भी रहती है, लेकिन इन्होंने देखिए कल्चर अदब से मतलब एक ऐसा ताल्लुक है। हर इंसान कहीं ना कहीं शेर शायर वो आ चुके हैं। मैं अरशद राही साहब से गुजारिश करूंगा कि आप है ही कि आप उनको बुला सकते हैं तो अयाज भाई चौधरी हाफिज साहब, आप दिल्ली से
वफा गोरखपुरी साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। और जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि 23वां गजल संग्रह आपका आ चुका है। तो आज के दौर में जब लोग कागज और कलम से अपना रिश्ता बहुत दूर कर चुके हैं, इन हालात में आप कैसे वक्त निकालते हैं जबकि आपका 23वां गजल संग्रह सामने आ चुका है एहसास वफा के शब्द में? देखिए, ऐसा है, उर्दू से मेरा शुरू से ही लगाव रहा है। मेरे वालिद साहब, वालिद तो नहीं, वालिद के वालिद साहब शायर थे। और वो जब मैं पढ़ता था, करीब बीए प्रीवियस फाइनल में था, तभी वो हमको शेर सुनाते थे, वो बड़ा अच्छा लगता था। एक बार ऐसा हुआ कि वो बहुत सख्त बीमार थे और उन्होंने कहा कि बेटा तुम थोड़ा बहुत शायरी करते हो, मेरे पास आओ, कोई शेर सुनाओ। तो मैं उस ज़माने में उनको एक शेर सुनाया। दुश्मनी से दोस्ती को हम निभाते जाएंगे, आग नफरत की हर एक दिल से बुझाते जाएंगे, और तुम हमारे राह में कांटे बिछाओ, शौक से हम तुम्हारे राह में फूल को बिछाते जाएंगे। उन्होंने कहा कि बेटा तुम्हारी शायरी में तो इंसानियत, मोहब्बत की खुलूस आ रही है, मोहब्बत की बुआ रही है, तुम शायरी सीखो और लिखना शुरू कर दो। तो उनकी बातों ने मुझे मुतासिर किया और मैं बीए फाइनल में था, तो अपने तो नहीं लेकिन दूसरे की गज़ल पढ़ दिया। हास्यप्रद गज़ल को थे बद्री प्रसाद जी। तो मलिक ज़्यादा मंजूर साहब अनाउंसमेंट वो निजामत कर रहे थे, उन्होंने मन से कहा कि आप पर 420 का मुकदमा चल जाएगा। मैंने कहा, मैं बड़ा शर्मिंदा हुआ। उन्होंने कहा दूसरे की गज़ल आपने पढ़ दी, चोरी शुरू किया। सेट में था तो मंच पर किसी को नहीं बुलाया गया। टीएन, मैं बलियाबी करके लिखता था, टीएन बलियाबी। मंच पर मुझको बुलाया गया और मैंने एक शेर पढ़ा और उस शेर पर हमको तत्कालीन चंद्रशेखर जी जो प्रधानमंत्री हुए सोशलिस्ट पार्टी में थे, उन्होंने मुझको 30 रुपये का इनाम दिया। यहीं से मेरा मनोबल बढ़ता गया। फिर उसके बाद मैं 1980 के लिखना शुरू किया, क्योंकि उर्दू से मुझको बड़ा लगाव था, इसमें मिठास है, अपनापन है। जैसे मान लीजिए कोई अगर कहे हिंदी में कि तुम तो ईद के चाँद होते जा रहे हो, नहीं, जैसे कोई कहे कि देश की आबादी में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है, मैं अगर इसको उर्दू में कह दूं कि हमारे मुल्क की आबादी में इजाफा हो रहा है, देखने में भी बढ़िया, सुनने में भी, और क्या नाम है, मुख्तसर अंदाज में इसको पेश भी किया जाता है, तो हमें बड़ा अच्छा लगा। हमें कोई कवि कहता है तो हमको अच्छा नहीं लगता, उर्दू से इतना लगाव है। हमें कोई शायर कहता है तो मुझे बड़ी खुशी होती है। मुझको उर्दू ज़बान प्यारी है, इसलिए मुझको इससे यारी है, और मैं भी उर्दू गज़ल का शायर हूँ। अय वफा शान क्या हमारी है। मैं आज भी रिटायर्ड हो गया, लेकिन आज भी मैं लिखता हूँ। हिंदी उर्दू दोनों विधाओं में मैंने रचनाएं की है, और मेरा तो बल्कि एक ये भी है, आने वाले समय में हमारी 24वीं गज़ल संग्रह भी आवे, मैं लिखता रहूँ। वफा साहब, गजलें तो सबने कही हैं, बेशक। लेकिन मैंने पढ़ा है कि आपने ब्रेल लिपि में भी जो है ब्रेल कुछ कहा है, लिपि, उसके बारे में बताइए। ब्रेल लिपि में हमारी 2 गज़लें हैं, हिंदुस्तान के बहुत शायरों अब वो की। किसके लिए ये भी बताइए। वो दिव्यांगों के लिए, जो उसको पढ़ सके, जो नेत्रहीन है उनके लिए गज़ल है, और जो उसको पढ़ सके ब्रेल लिपि में। तो हमारी गज़ल 2 गज़लें जो क्या नाम है, वो संग्रह निकला था, खिदमत क्या था, तो उसमें हमारी 2 गज़लें हैं, तो उसमें ब्रेल लिपि में अंधे पढ़ते हैं। और एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने जब आपको अवार्ड दिया, बेशक। राष्ट्रपति पुरस्कार से आप सम्मानित भी किए गए, कैसा महसूस किया उस वक्त आपने? ऐसा है, वो तो अजीब मंजर था। 18 सेकंड का समय मिलता है हाथ मिलाने का, वो प्रमाण देने का, मैं 35 सेकंड ले लिया। जब मैं गया वहाँ पर तो मंच पर अब्दुल कलाम साहब से मैंने एक शेर पढ़ दिया, हाथ मिलाए, दे रहे थे इनाम, मैंने एक शेर पढ़ा। मैंने कहा सर आई वांट टू रिसाइट द शेर। उन्होंने कहा यू ए पोएट आल्सो। मैंने कहा नॉट ओनली ए पोएट बट ए शायर आल्सो। उन्होंने कहा नॉट ओनली ए एजुकेशनिस्ट बट ए शायर आल्सो। उन्होंने कहा हाँ बेटा पढ़ो। बगल में मंत्री जी थे, कैबिनेट मंत्री, कह रहे थे सर आपका समय हो गया, मेरा हाथ पकड़े हुए हैं, वो मेरा हाथ पकड़े हैं। मैंने कहा मैं तो कुछ भी न था, मगर मुझको आपकी दृष्टि ने किया ऊंचा, और हौसला आपने जो मुझको दिया, मैं वफा और हो गया ऊंचा। कलाम साहब भी मेरा हाथ नहीं छोड़ रहे हैं,
अजीब मंजर था। 35-40 सेकंड में ले लिया और यही था। वो शेर इतना अपील किया, मेरा फोटोग्राफ मक्का मदीना में कलाम साहब के साथ लगा है। भाई से फख्र की बात है। उर्दू पूरा देश विदेश के पत्रकार आते हैं, तो मेरा मक्का मदीना में भी कलाम साहब के साथ मेरा फोटो लगा है। तो उर्दू से लगाव है, आज भी मैं लिखता हूँ, लिखता रहूँ। प्रोफेसर आर.डी. राय साहब, आप गोरखपुर विश्वविद्यालय के अंदर पूर्व हिंदी के विभागाध्यक्ष रहे हैं। सर, ये बताइए कि आपने गोरखपुर की गंगा जमुनी तहजीब को बहुत करीब से देखा होगा और आज इसी गंगा जमुनी तहजीब के नुमाइंदा शायद वफा गोरखपुरी की आज 23वें गजल संग्रह का यहाँ पर विमोचन होना है। तो मैं चाहता हूँ कि गोरखपुर की गंगा जमुनी तहजीब और वफा गोरखपुरी किस तरह से आप देखते हैं? अच्छा सवाल किया है आपने। गोरखपुर की पहचान गंगा जमुनी तहजीब के कारण ही है। इस शहर ने उर्दू और हिंदी दोनों ही क्षेत्रों को महत्व दिया है। वफा गोरखपुरी का यह 23वां गजल संग्रह है। इससे पहले आए हुए 22 संग्रहों को भी मैंने देखा है, पढ़ा है और पूरे विश्वास के साथ मैं कह सकता हूँ कि फिराक गोरखपुरी के बाद वफा गोरखपुरी ने अपनी पहचान बनाई है। आगे चलकर ऐसा कोई प्रश्न खड़ा होगा या ऐसा कोई इतिहास लिखा जाएगा कि गोरखपुर के 2 महत्वपूर्ण उर्दू शायरों का नाम बतलाइए, तो निश्चित रूप से फिराक साहब के बाद वफा गोरखपुरी का नाम लिया जाएगा। हिंदी और उर्दू या कि उर्दू और हिंदी की बात उठी है अभी, मैं ये कहना चाहता हूँ इस अवसर पर, दोनों में भेद नहीं है। अभी पहले डॉक्टर साहब ने बतलाया, दिल्ली से आए हुए हैं, कि उर्दू और हिंदी दोनों बहनें हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि दोनों सगी बहनें। उर्दू ने हिंदी को आगे बढ़ाया है और हिंदी ने उर्दू को आगे बढ़ाया है। अपने भारतीय संविधान में भी 22 भाषाएं हैं। 8वीं अनुसूची में उर्दू भी एक है। उर्दू एक महत्वपूर्ण भाषा है, बहुत प्रभावशाली भाषा है। कई बार हिंदी की वकालत करते हुए हिंदी के विद्वान या कि हम सभी लोग कह बैठते हैं, उर्दू को लेकर प्रश्न खड़ा करते हैं, लेकिन ठीक से देखा जाए, बिना उर्दू की शब्दावली के, बिना उर्दू के विशेषणों के हिंदी थोड़ी दयनीय नजर आती है। और जब उसमें उर्दू की शब्दावली आ जाती है, उर्दू को प्रवेश मिल जाता है, तो हिंदी और प्रभावशाली हो जाती है। पूरे संसार में 2797 भाषाएं हैं। 2797 भाषाएं, 3 कम 2800। और उनमें भी कहा जाता है और सर्वेक्षण निकलकर सामने आया है कि 13 भाषाएं महत्वपूर्ण हैं दुनिया के स्तर पर। उन 13 भाषाओं में हिंदी का नाम तो आता ही आता है, सीधे उर्दू का नाम न आकर के बल्कि अरबी का नाम आता है। यानी दुनिया की 13 महत्वपूर्ण भाषाओं में अरबी का नाम और हिंदी का नाम आता है। जाहिर है उर्दू का प्रस्थान अरबी से ही हुआ है। तो उर्दू ने अपना एक महत्वपूर्ण मुकाम हासिल किया है, यह जरूर है। हिंदी वाले भी ऐसा कर रहे हैं और उर्दू के शायरों को भी चाहिए कि जो उर्दू की शास्त्रीयता है, यानी उसका जो शास्त्रीय ताना बाना है, उससे थोड़ा निकलकर लोक की जबान को लेते हुए गजल के क्षेत्र में आना चाहिए, सामने आना चाहिए। ऐसा होने से होगा यह कि हमारा महत्वपूर्ण शायर आम जन के पास
तक पहुंच सकेगा, आसानी से पहुंच सकेगा। आज के अवसर पर वफा गोरखपुर साहब को मैं बधाई देना चाहता हूं इस महत्वपूर्ण कृत्य के लिए। और अभी बातचीत में जानकारी मिली है मुझे कि वफा साहब 77 वर्ष के हो गए हैं। मैं कहना चाहता हूं कि सर्वोत्तम और श्रेष्ठतम 75 के बाद ही आता है। मैं नहीं कहने जा रहा हूं कि 23 आ चुका है तो कहीं से कोई कमजोर है, लेकिन श्रेष्ठतम और सर्वोत्तम देने की उम्र उनकी अब आई है। हिंदी में गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस रचा। रामचरितमानस तुलसीदास के 77वें वर्ष की उम्र में सामने आया। अब मानस के बारे में बतलाने की जरूरत नहीं, वह दुनिया का महत्वपूर्ण ग्रंथ। वैसे ही वफा साहब भी कोई एक महत्वपूर्ण ग्रंथ अब 77 के बाद लेकर हमारे सामने आएंगे।